हाय एवरीवन। इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करेंगे फ्रांसीसी क्रांति भाग 2 के विषय में। फ्रांसीसी क्रांति का पहला वीडियो यानी भाग 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और वो आप लोगों को मैंने भेज दिया है। अब ये दूसरा जो वीडियो है, इस वीडियो में सब टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति की विरासत अथवा प्रभाव। आइए इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की क्या विरासत रही अथवा उसका यूरोप और फ्रांस में क्या प्रभाव रहा, उसका क्या असर रहा, उसके असर का जिक्र करते हैं, उस असर के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप पहले वीडियो अगर आपने देखा है तो ये आपको विदित है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी और उस फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य कारण थे वो कारण 5 कैटेगरीज में, 5 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। जैसे पहला है कि आर्थिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, तीसरा है राजनीतिक कारण क्या थे, चौथा है दार्शनिकों की भूमिका कैसे उत्तरदायी थी उस फ्रांसीसी क्रांति के लिए, और पांचवा है तात्कालिक कारण, और यानी कि उस वक्त जो क्रांति हुई तो ऐसा क्या हुआ कि वहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो गई। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद हमने देखा कि 1793 में 1793 में लुई 16वां को मृत्युदंड दिया जाता है, उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। और उसके बाद जैकोबिन दल की सरकार बन जाती है। उस जैकोबिन दल का नेतृत्व मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर करता है। रॉबेस्पियर जो कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य किरदार था, मुख्य नायक था, मुख्य हीरो था। सत्ता प्राप्त करने के उपरांत वह एक तानाशाह बन जाता है, एक निरंकुश शासक के रूप में उभर के आता है और 1793 से 1794 तक वह अपने विरोधियों को दबाना, उन्हें कुचलना शुरू कर देता है। उसने अपने विरोधियों को दबाने और कुचलने के लिए जिलोटिन नामक मशीन का इस्तेमाल करना शुरू किया। यह जिलोटिन नामक मशीन क्या थी? यह मशीन एक ऐसी मशीन थी जिसमें ऊपर से ब्लेड को व्यक्ति की गर्दन के ऊपर डाल करके व्यक्ति के शरीर से उसकी गर्दन को अलग करते थे। तो इस जिलोटिन की जो मशीन थी, इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे होता है और चारों तरफ खौफ, चारों तरफ दहशत का माहौल बन जाता है। इसी वजह से रॉबेस्पियर के शासन को आतंक का राज की संज्ञा दी जाती है, यानी कि उसे आतंक का राज कहा जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि आतंक का राज से आपका क्या अभिप्राय? तो आतंक के राज से अभिप्राय 1793 से 1794 के बीच रॉबेस्पियर के शासन से है, जिसमें वह अपने विरोधियों को दबाने और कुचलने के लिए जिलोटिन मशीन का इस्तेमाल करता है और जिलोटिन मशीन के द्वारा अपने विरोधियों का सर उनके शरीर से, उनकी देह से अलग करता है, कलम करवा देता है। इस तरह से वह आतंक का राज हालांकि लंबे समय तक नहीं चला। रॉबेस्पियर का भी अंत हुआ और रॉबेस्पियर स्वयं उस जिलोटिन पर स्वयं रॉबेस्पियर का भी सर धड़ से अलग करवाया गया। जिलोटिन की सरकार का तख्ता पलट हुआ, रॉबेस्पियर की जो सरकार थी उसका तख्ता पलट होता है और फिर एक 5 सदस्य की कमेटी, जिसको डायरेक्टरी कहते हैं, उसका शासन आरंभ होता है। ये 5 जो सदस्य थे ये काउंसिल होते थे, 5 काउंसिल थे उसका डायरेक्टरी के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और ये पांचों जो है काउंसिल उस डायरेक्टरी में अपने सर्वसम्मति से जो है फैसला लेते थे, निर्णय लेते थे और शासन चलाते थे। इस डायरेक्टरी का शासन लगभग 5 साल तक चलता है। इस डायरेक्टरी का एक और व्यक्ति था, इसमें बाद में शामिल होता है, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट।
अब इस को शुरुआत करने से पहले, हम नेपोलियन के बारे में जानकारी लेने से पहले, आइए हम पहले चर्चा करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की विरासत के ऊपर, कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या असर हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला तो यही है कि राजतंत्र की समाप्ति हो गई थी, है ना। वहाँ पर जो फ्रांस में राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र, वो समाप्त हो गया था और वहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी। जैकोबिन दल के नेता को लोगों ने अपना नेता चुन लिया और जिसका नाम रोबेस्पियर था, वो शासक बन गया। और इसमें जो प्रथम जो असर है जिसको हम मान सकते हैं वह है स्वतंत्रता। फ्रांसीसी क्रांति के 3 प्रमुख नारे थे, जिन नारों के ऊपर या अनुसार या आधार पर यह क्रांति लड़ी गई थी, और उनमें सबसे पहले था स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन 3 नारों के साथ इस क्रांति को लड़ा गया था, क्योंकि उस समाज में न स्वतंत्रता थी, ना वहाँ समानता थी, और ना ही आपस में भाईचारा था। तो इन तीनों चीज़ों की स्थापना के लिए क्रांतिकारियों ने इस बात पर बल दिया कि क्रांति के बाद जब नई शासन प्रणाली की स्थापना होगी, एक नया शासन व्यवस्था बनेगी, तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का स्थान होगा। तो क्रांति के पश्चात स्वतंत्रता पर बल दिया गया, लोगों को आज़ादी दे दी गई, क्योंकि पहले लोगों के पास आज़ादी नहीं थी, लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी, और लोग गुलाम का जीवन जी रहे थे, एक घुटन भरा जीवन जी रहे थे, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी। इस तरह से अब क्रांति के बाद वहाँ पर स्वतंत्रता स्थापित कर दी गई। जो कुछ अर्ध दास थे वहाँ पर, इनको सर्फ कहते हैं, सर्फ को भी दासता से मुक्ति दे दी गई, उन्हें भी आज़ाद कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। दूसरा इसका असर ये हुआ कि वहाँ समानता की स्थापना हुई। जैसे कि आपको पता है कि फ्रांस में समानता नहीं थी, वहाँ पर गैर बराबरी थी, वहाँ पर असमानता थी। असमानता लोगों के बीच में, समाज 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। और तृतीय स्टेट के जो लोग, जिनमें किसान, मजदूर और व्यावसायिक लोग शामिल थे, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बड़ी खराब थी, और उन्हें प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग अपने से निम्न, अपने से नीचा मानते थे, और उनके साथ ऊंच नीच का भेदभाव होता था। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में समानता स्थापित होती है, ऊंच नीच का जो भेदभाव था उसे ख़त्म कर दिया जाता है, और इस तरह से वहाँ पर बंधुत्व और भाईचारा कायम करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाता है। तीसरी विरासत थी बंधुत्व या भ्रातृत्व या भाईचारा। भाईचारा वहाँ पर नहीं था, क्योंकि समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, और समाज के जो तीनों वर्ग थे, खास तौर से पहले और दूसरे वर्ग के लोग तीसरे वर्ग के साथ जो है नफरत करते थे, घृणा करते थे, जबकि तीसरे वर्ग के लोग ही कर देते थे, टैक्स देते थे, और प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोगों के पास विशेष अधिकार थे। तो इस तरह की गैर बराबरी थी, और इस गैर बराबरी के कारण लोगों में आपस में भाईचारा नहीं था, और भेदभाव होने के कारण, लोगों में गैर बराबरी होने के कारण बंधुत्व का भाव था। फ्रांसीसी क्रांति, जो कि इस नारे के ऊपर लड़ी गई थी या की गई थी कि फ्रांस में क्रांति के बाद भाईचारा कायम किया जाएगा, भ्रातृत्व स्थापित किया जाएगा, तो फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में भाईचारा कायम किया गया। भाईचारा कैसे कायम किया गया? क्योंकि वहाँ पर समानता स्थापित की गई, गैर बराबरी को समाप्त किया गया, दासता को समाप्त किया गया, और इस तरह से वहाँ पर बंधुत्व की स्थापना हुई। बंधुत्व की स्थापना के साथ ही वहाँ पर राष्ट्रता की भावना को भी बल दिया गया। ठीक है, राष्ट्रता की भावना वहाँ पर स्थापित हुई, लोगों में राष्ट्र की फ्रांस जो कि एक राष्ट्र पहले नहीं था, लेकिन लोगों ने अब लोगों में जब असमानता नहीं रही, लोगों में भेदभाव नहीं रहा, और तो वहाँ पर उनमें बंधुत्व की भावना पैदा हुई, और सब फ्रांसीसी अपने आप को
एक दूसरे का बंधु, एक दूसरे का भाई समझने लगे और फ्रांस के ऊपर होने वाले बाहरी हमले या आने वाली किसी भी समस्या को वो अपनी समस्या समझने लगे। तो इस तरह से फ्रांस के प्रति लगाव, फ्रांस अपने राष्ट्र के प्रति कह सकते हैं कि प्रेम की जो भावना थी वह फ्रांसीसियों में पैदा हुई और ये भावना उस वक्त उभर कर आई जब फ्रांस के ऊपर दूसरे देशों ने हमला किया, आक्रमण किया। यह आक्रमण ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर किया। जब ऑस्ट्रिया और प्रशा ने फ्रांस के ऊपर आक्रमण किया तो फ्रांस के सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर फ्रांस के शासन का, फ्रांस की सरकार का समर्थन किया, उसका साथ दिया। तो इस तरह से वहाँ पर देश प्रेम, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम के भाव पैदा हुए और इसका श्रेय भी फ्रांसीसी क्रांति को ही जाता है। वहाँ पर पांचवा जो प्रभाव पड़ा वो लोकतंत्र का उदय, लोकतंत्र का जन्म। फ्रांसीसी क्रांति के बाद चूंकि वहाँ पर राजतंत्र था और वह भी निरंकुश राजतंत्र था, फ्रांसीसी क्रांति के बाद और लुई 16वां की मृत्यु दंड देने के बाद, लुई 16वां को मृत्यु दंड देने के बाद फ्रांस में गणतंत्र स्थापित होता है और यह गणतंत्र फिर आगे जाके लोकतंत्र में बदल जाता है। लोकतंत्र का मतलब है कि फ्रांस में इस बात पर बल दिया गया कि सरकार लोगों के लिए होनी चाहिए और लोगों के द्वारा भी होनी चाहिए। शासन लोगों के लिए होना चाहिए और लोगों के द्वारा भी होना चाहिए। तो लोगों के द्वारा शासन पर बल दिया गया, अर्थात लोकतंत्र की वहाँ पर सुगबुगाहट शुरू हुई, लोकतंत्र स्थापित वहाँ पर हुआ और इसको स्थापित करने में क्रांतिकारियों का योगदान तो था ही और उसमें बड़ी भूमिका राजनीतिक दार्शनिकों, राजनीतिक चिंतकों की भी थी, जिसमें हम जिक्र करते हैं रूसो का, जिसमें जिक्र करते हैं वॉल्टेयर का, जिसमें जिक्र करते हैं मॉन्टेस्क्यू का। तो इस तरह से फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना होती है और लोकतंत्र की स्थापना फ्रांस में होने के साथ साथ ही यूरोप के अन्य देशों में भी लोकतंत्र की बयार बहने लगती है, अर्थात लोकतंत्र अब दूसरे देशों में भी स्थापित होना शुरू हो जाता है फ्रांस के साथ साथ ही। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा प्रभाव था। छठा जो प्रभाव था वह था सामंतवाद का पतन। जैसे कि फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ पर विशेष अधिकारों को समाप्त किया जाता है और जो सामंतवाद शाही थी या सामंतवाद था उसका पतन किया जाता है। उस व्यवस्था जिसमें सिर्फ तृतीय वर्ग को कर देने का अधिकार था, कर्तव्य था और जो दूसरे दो वर्ग थे उन्हें कर देने से छूट प्राप्त थी, उस व्यवस्था को समाप्त किया जाता है और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के साथ ही सामंतवाद का अंत कर दिया जाता है। सातवां जो वहाँ पर प्रभाव हुआ वह था सार्वजनिक कल्याण। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सरकार जो वहाँ स्थापित हुई, उस सरकार की ने एक जिम्मेदारी अपनी समझी और वो जिम्मेदारी थी लोगों की भलाई, जन कल्याण करना, सार्वजनिक कल्याण की बात करना। यानी कि जो अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको पढ़ाना, उनके लिए स्कूल खोलना, जो बीमार लोग हैं उनके लिए अस्पताल बनवाना, ये जन कल्याण के मुद्दे वहाँ पर उभर के आए। इसके साथ ही वहाँ पर जो सर्फडम था, जिसको अर्धदासता कहते हैं, उस अर्धदासता को समाप्त किया जाता है। लोगों की भलाई के लिए निर्णय लिए जाते हैं, लोगों की भलाई के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं, लोगों की भलाई के लिए कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो गरीब पिछड़े लोग थे उन्हें उभारने के लिए, उनकी उन्नति और प्रगति के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। तो इस तरह से फ्रांस में सार्वजनिक कल्याण का जो भाव था वो उभर के आता है और ये सब देन थी फ्रांसीसी क्रांति की। तो ये फ्रांसीसी क्रांति की विरासत रही या फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रभाव रहा फ्रांस के ऊपर। इसके बाद हम जिक्र करेंगे कि डायरेक्टरी का शासन और उसका अंत कैसे होता है और फिर नेपोलियन का उदय कैसे होता है। जैसे कि मैंने इससे पहले फ्रांसीसी क्रांति की विरासत को
डिस्कस करने से पहले बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ या सत्ता जो परिवर्तन हुआ वो जैकोबिन दल के हाथों में सत्ता आई और जैकोबिन दल के नेता रॉबेस्पियर ने शासन व्यवस्था को चलाया। 1 साल शासन चलाने के बाद लोग उसके शासन से परेशान हो गए, तंग हो गए, आजिज आ गए और उन्होंने उसके तख्ता पलट करके जैकोबिन को भी मृत्युदंड दिया गया। उसके बाद वहाँ 5 मेंबर की एक डायरेक्टरी स्थापित होती है, एक डायरेक्टरी का शासन स्थापित किया जाता है जिसमें 5 सदस्य होते हैं और वो 5 सदस्य सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं। इस 5 सदस्यीय जो डायरेक्टरी थी, इस डायरेक्टरी का नेपोलियन के द्वारा अंत कर दिया जाता है। 1799 में डायरेक्टरी शासन का तख्ता पलट होता है। नेपोलियन जो कि और नेपोलियन उस डायरेक्टरी में प्रथम काउंसिल बन जाता है, यानी फर्स्ट काउंसिल बन जाता है। प्रथम काउंसिल का डायरेक्टरी में खास महत्व था, विशेष महत्व था और प्रथम काउंसिल बनने के साथ ही वह जनमत संग्रह करवाता है, लोगों की राय लेता है, अपने प्रति लोगों का नज़रिया जानने की कोशिश करता है और जनमत संग्रह करवा के वह बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह तानाशाही शक्तियां प्राप्त कर लेता है। अब जनमत संग्रह के माध्यम से उसे वह सब शक्तियां प्राप्त हो गईं जो वह करना चाहता था। इसके साथ साथ ही उस जनमत संग्रह में 99.9 यानी 99.9% मतदाताओं ने उनका समर्थन किया, नेपोलियन का समर्थन किया और नेपोलियन के शासन व्यवस्था को, नेपोलियन के जो भी निर्णय नेपोलियन ले रहा था उसके साथ खड़े हो गए, कहा कि हम आपके साथ हैं, आप फ्रांस के लिए एक जो भी निर्णय लोगे हमें वो मंजूर होगा। तो 99.9% मतदाताओं के समर्थन पर से अभिभूत होकर के नेपोलियन एक तरह से तानाशाह बन गया और अब वह अपनी मर्जी से शासन करने लग जाता है। इसके साथ में फिर से वह 1804 में जनमत संग्रह करवाता है और जनमत संग्रह करवाने के बाद ही वहाँ पर वो अपने आप को सम्राट घोषित कर लेता है, अपने आप को खुद अपने हाथों से अपने सर के ऊपर मुकुट धारण करता है, ताज पहनता है और ताज पहन करके वो बादशाह बन जाता है, अर्थात वह सम्राट बन जाता है। अब इसके बाद वह क्या कार्य करता है नेपोलियन के लिए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि नेपोलियन द्वारा क्या सुधार किए गए, उन सुधारों पर प्रकाश डालिए। तो नेपोलियन द्वारा कई विशेष सुधार किए फ्रांस के लिए, फ्रांस की शासन व्यवस्था में, फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था या वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, फ्रांस में लोगों को राजनीतिक अधिकार देने के लिए, फ्रांस की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उसने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। जैसे कि हम जानते हैं कि 1799 में नेपोलियन प्रथम काउंसिल बन गया और प्रथम काउंसिल बनने के बाद 1804 तक आते आते वह सम्राट बन जाता है, फ्रांस का सम्राट बन गया, ठीक है, जिसमें उसने अनेक सुधार कार्य किए। नंबर 1, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया उसने। बढ़ती हुई जो उस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई थी, याद कीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति का एक बड़ा कारण, तात्कालिक कारण अगर था तो उसमें महंगाई थी, मुद्रास्फीति की बढ़ती हुई दर थी, जिसमें पाव रोटी के दाम भी बहुत बढ़ गए थे, लोगों को एक पाव रोटी भी नहीं मिल रही थी और कई कई घंटे लोगों को एक पाव रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ता था, तब जा करके एक पाव रोटी मिलती थी। तो लोगों की आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी, लोगों के काम धंधे चौपट हो गए थे, व्यवसाय बंद हो गए थे और बेरोजगारी का जीवन जी रहे थे। तो इसके साथ ही फ्रांस का जो खजाना था, शाही खजाना, वो भी खाली था और फ्रांस के ऊपर दूसरे देशों का कर्ज था, ऋण था। तो इसके लिए वहाँ पर जो है महंगाई बहुत बढ़ रही थी। तो उसने पहले क्या किया कि महंगाई को कंट्रोल किया, पहला उसका बड़ा कदम। दूसरा कदम था उसका बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की।
जैसे भारत में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही फ्रांस में एक बैंक है बैंक ऑफ फ्रांस, और उसकी स्थापना नेपोलियन द्वारा की गई। एक बड़ा कदम था, एक बड़ा जो है निर्णय था फ्रांस के की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में। तीसरा जो उसका महत्वपूर्ण कदम था वो था चर्च के साथ संबंधों में सुधार करना। जैसे कि आपको विदित है कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस फ्रांसीसी क्रांति का जो दूसरा जो पक्ष था जिसके विरुद्ध क्रांति हो रही थी, वो राजतंत्र तो था ही, राजशाही तो थी ही, साथ में चर्च के विरुद्ध भी वो क्रांति थी, क्योंकि चर्च भी सुविधाभोगी था और उस राजतंत्र या राजशाही व्यवस्था में एक अच्छी स्थिति में था। तो चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है क्रांति के दौरान या क्रांति के बाद। चर्च की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया और चर्च को जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उन विशेष अधिकारों को भी लगभग खत्म कर दिया गया। तो अब फ्रांस में चर्च के साथ संबंधों को सुधारने का काम नेपोलियन करता है। कुछ संपत्ति उसको लौटा देता है और साथ ही साथ यह घोषित करता है कि भाई फ्रांस में जो कैथोलिक चर्च है या जो कैथोलिक ईसाई हैं वही चर्च का, वही जो है फ्रांस का एक बड़ा समुदाय होगा और हमें चर्च के साथ सहयोग करना होगा और चर्च के साथ मधुर संबंध स्थापित करने होंगे। इसके साथ ही अगला कदम नेपोलियन का था एक कानूनों की संहिता बनाना। ठीक है, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है वो, और उस कोड ऑफ कंडक्ट 1804 में वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। अच्छा, एक कह सकते हैं कि आचार संहिता या कानून की एक संहिता बनाता है जिसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं। तो नेपोलियन कोड का गठन करता है जिसमें बहुत सारे कानून होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, और वो नियम शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, साथ ही साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो नियम जरूरी थे और वो उन नियमों को नेपोलियन द्वारा बनाया जाता है। पांचवा महत्वपूर्ण जो उसका कदम था वह था विशेष अधिकारों का अंत या विशेष अधिकारों का उन्मूलन। जैसे ही फ्रांस के शासन नेपोलियन के हाथ में आती है, वह विशेष अधिकारों को समाप्त कर देता। कहता है कि अब फ्रांस में किसी के कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे, जन्म के आधार पर किसी को कोई भी रियायत या सुविधा नहीं मिलेगी, व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर उसको जो है सुविधा मिलेगी या उसको कुछ अधिकार मिलेंगे। यानी कि प्रथम और द्वितीय जो वर्ग के लोग, चर्च और जो सामंत जो थे या कुलीन तंत्र के जो लोग थे, उनके पास विशेष अधिकार थे लुई 16वां के शासन के समय। तो उन विशेष अधिकारों को नेपोलियन समाप्त कर देता है, उनकी समाप्त करने की घोषणा कर देता है। छठा जो उसका महत्वपूर्ण जो कदम था वह था कानून के समक्ष समानता, यानी कि वह समानता स्थापित कर देता है और ये घोषणा करता है कि अब फ्रांस में सभी लोग कानून के सामने बराबर होंगे, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो एक बड़ा कदम था, क्योंकि वहाँ पर कानून के सामने कोई बराबर नहीं हुआ करता था पहले, और कानून भेदभाव करता था। नौकरियों में भी उन लोगों को नौकरी दी जाती थी जो पैसे वाले होते थे, रिच लोग होते थे और वो पदों को खरीदते थे। तो नेपोलियन ने आकर के इसमें सुधार किया और कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत लागू कर दिया। सातवां जो वहाँ सुधार, महत्वपूर्ण सुधार था, उसमें था समान मापतोल की विधियाँ। फ्रांस के अंदर नापने और तोलने की जो विधियाँ थी वो अलग अलग थी। उनके जो 1 किलो या 5 किलो का जो भार था वो फ्रांस में अलग अलग राज्यों में अलग अलग था। नेपोलियन ने पूरे फ्रांस के लिए एक समान माप तोल की जो मानक या इकाइयाँ थी उनको निर्धारित कर दिया। इस तरह से फ्रांस को उसने एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और फ्रांस को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के रूप में उसने कार्य किया। ये उसके कुछ सुधारवादी कार्य थे, कुछ अन्य सुधारवादी कार्य भी थे। अब हम जिक्र करेंगे कि भाई नेपोलियन का अंत कैसे हुआ। क्या नेपोलियन का कभी अंत ही नहीं हुआ? नहीं, नेपोलियन ने
अपने फ्रांस को आंतरिक रूप से मजबूत करने के बाद उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर हमले शुरू कर दिए। उसने दूसरे देशों को अपने साम्राज्य में जोड़ना चाहा, यानी साम्राज्यवादी नीति का उसने अनुसरण किया। फिर उसने युद्ध की नीति और फिर उसके साथ साथ ही शांति की नीति भी स्थापित की, और युद्ध और शांति की नीति पर चलकर, यानी जब उसको युद्ध की जरूरत थी तो उसने युद्ध किया, और जब शांति प्रस्ताव की जरूरत थी तो उसने शांति वार्ता भी की। इस तरह से उसने अपने आप को एक बेहद योग्य शासक, एक बेहद योग्य प्रशासक के तौर पर साबित भी किया। लेकिन 1815 तक आते आते एक बड़ा युद्ध हुआ, और उस युद्ध में फ्रांस एक तरफ था और यूरोप की अन्य शक्तियां, यूरोप के अन्य देश एक तरफ थे। और यह युद्ध एक बड़ा भीषण युद्ध था, भयंकर युद्ध था, जिसका नाम था वाटरलू का युद्ध या वाटरलू की लड़ाई। वाटरलू की लड़ाई में फ्रांस हार जाता है, पराजित हो जाता है, और इस नेपोलियन को बंदी बना लिया जाता है और इसे कारागाह में डाल दिया जाता है। कारागाह में ही पेट की तकलीफ की वजह से, इसको पेट की एक बीमारी थी, उस बीमारी की वजह से प्रॉपर इलाज न मिलने के कारण, क्योंकि वो बंदी था, कारागाह में था, तो वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से नेपोलियन का अंत होता है। तो इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। इसे आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, और यदि आपको समझ में नहीं आए तो फिर से आप इस वीडियो को दोबारा देखें, पुनः देखें और वीडियो को समझें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।